मोमना की हालत अब कुछ बेहतर थी, मगर वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। अपने हाथों की लकीरों को तकते हुए वो अब से कुछ देर पहले पेश आने वाले वाकये के बारे में सोच रही थी। दरमियान में मुंतहा का चेहरा देहान के सफ़े पर उभरता तो जिस्मो जान को काटती हुई अजियत महसूस होती थी। जिंदगी भी कैसी बेयकीन और बेसबात है। अपने पहलू में इंसान के लिए ऐसे ऐसे राज छुपा कर फिरती है जिनका कभी वकूअ पज़ीर होना तो एक तरफ तसव्वुर में भी गुमान नहीं होता, और वक्त आने पर जिंदगी एक एक करके वो सारे राज अफशां करती चली जाती है। इस चीज से कतई नजर कि इन सरबस्ता राजों का अफशां होना इंसान की जिंदगी में कैसे कैसे भौचाल ले आता है, जो उसे पटक कर कभी जमीन की धूल चटा देने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी उड़कर आसमान को छू लेने का मौका फराहम करते हैं। बस कुदरत ने जिसको जो काम तफवीज कर रखा है वो उसने हर सूरत अंजाम देना है, और जिंदगी वक्त मुकर्ररा पर वो सारे जायके इंसान को चखाती है जो उसके जिम्मे रोजे अजल से सौंप दिए गए हैं। इंसान रोए, तड़पे, हंसे या कुड़लाए, उसे हर सूरत हकायक को कबूल करना पड़ता है। मोमना कभी भी अम्मा जहां से इस किस्म की नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी जो मुंतहा की मौत ने उससे करवाई थी। रात अम्मा जहां उसकी गुफ्तगू को उसके जज्बात और मुंतहा की मौत का रद्द अमल समझी थी, वो उसका हतमी फैसला था। उसने अम्मा जान को एक बार फिर बावर कराया था वो उम्र भर इस घर में वापस नहीं जाएगी जहां हक की बात करने पर जान ले ली जाती हो, और अगर उन्होंने उसे वहां भेजने की कोशिश की तो वो यहाँ से कहीं और चली जाएगी। तब अम्मा जी ने अपने रात के फैसले पर हतमी मोहर लगाते हुए फजर की नमाज के बाद अपने बेटों और बहुओं को बुलवाया और मुंतहा को जहर देने की बात बकशीदा रखते हुए मोमना की जिद और रद्द अमल का हाल सुनाते हुए एक तजवीज पेश की, और सबके सामने इस तजवीज को रखते हुए कहा कि अयान के मुतल्लिक उनको एक बार घर की किसी लड़की के जरिए पता चला था कि वो मोमना से शादी का ख्वाह है। अगर ऐसा है तो वो आज दिन निकलते ही अयान और मोमना का निकाह चाहती हैं। सब ही हैरान रह गए थे, मगर अम्मा जी की बात उनके बेटों के लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। बहुएं भी चुप रही थी। चचा ने अयान को बुलवाकर सबके सामने ही सारी बात रख दी थी, और इस गंभीर सूरत हाल के बावजूद उसके चेहरे के तासुरात और इकरार ने सबको बावर कराया था कि अम्मा जी को मिलने वाली यह खबर गलत हरगिज नहीं थी कि अयान मोमना को पसंद करता था। और अम्मा जहां वो मान जाएंगी? ताया जान ने पूछा। अम्मा जी के तासुरात बहन के जिक्र पर पथरीले हो गए। फिल वक्त मेरे नजदीक बच्ची की जिंदगी महफूज करना है, मैं उन्हें जल्द या बदेर मना लूंगी, उन्होंने कहा। वो तो सब ठीक है अम्मा जी, मगर आज शायद ये वक्त और हालात निकाह के लिए मुनासिब नहीं हैं। कल ही तो खानदान में एक जवान जहां जनाजा उठा है, चचा ने हाजरीन पर नजर डालते हुए कहा। और मैं कहती हूँ कि आज ही का वक्त मुनासिब है। अगर आज ये काम ना हो सका तो फिर कभी भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि कल जो मैयत वाले घर में एक दो चामगोइयां हुई उनमें एक ये भी थी कि अब मुंतहा की जगह मोमना को उस घर की दुल्हन बनाकर भेजा जाएगा जहां बात तय हो चुकी थी और शादी सर पर थी। मोमना ना तो उस शादी पर राजी है, ना ही इसमें घर वापस जाने पर। वो संजीदगी से बोली, निकाह आज ही होगा। हाँ, रुखसती हम मोहत और शजर की शादी पर साथ ही करेंगे। हो सकता है तब तक वो लोग भी इस रिश्ते को कबूल कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि जब अयान भी राजी है तो किसी को इस निकाह पर एतराज होना चाहिए, और अगर अयान ना मानता तो फिर इसका कोई और हल ढूंढती। मगर ये तय है जब तक वो बच्ची चाहेगी यही रहेगी। अम्मा जी के हतमी अंदाज पर फिर कोई और एतराज तो ना कर सका, और सब खामोश हो गए थे। अम्मा जी ने सबकी खामोशी को रजामंदी जाना और अम्मा जहाँ के घर जाने से पहले मोमिना और अयान को निकाह के बंधन में बांध दिया था। मोमना नहीं है घर में? क्या मतलब इस बात का? ताई सुल्ताना के सर पर जैसे किसी ने बम फोड़ दिया था। घर में ही कहीं होगी, और कहाँ जाना है उसने? अम्मा जहां के पास ना हो, उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, वहीं सो गई होगी। उन्होंने वरिशा से ज्यादा जैसे खुद को इत्मीनान दिलाया था।
मैयत वाले घर पर उनकी नजर थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सब कुछ देख रही थी। और ऐसे में मोमना उनको कहीं नजर नहीं आई थी। रात को उन्होंने यही समझा कि वो अम्मा जहां के पास होगी। कि जनाजे के वक्त हालत गैर हो गई तो उसे अम्मा जहां के कमरे में जाकर लटा दिया गया था। वरिशा के परेशान लहजे में बताने पर उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि अम्मा जहां के पास तो रात फजर सोई थी। बहुत शिकवा था ना सबको कि घर बड़ा हुआ है बेटियों से, कैसे एक दिन में काया पलट दी मालिक ने और हमारे ही बोल पकड़ में आ गए कि एक ही दिन में घर कैसे खाली हो गया हमारा। मुंतहा मर गई और मोमना भी। खैर का कलमा मुंह से निकालो आमना। ताई सुल्ताना ने अभी अभी कमरे में आई आमना को टोक दिया। अम्मा जहां कहाँ हैं? उन्होंने परेशानी से सवाल किया। फजर बता रही थी कि बीपी अभी भी हाई है उनका। अजमल भाई ने नाश्ता करा के दवाई दी है, अब सो रही हैं। उन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि उनको मुकम्मल रेस्ट करने दें। ताज़ियत करने वाली खवातीन उनसे ना मिलें, तबीयत ज्यादा खराब होने का खतरा है। आमना ने अफसुर्दगी से कहा। अच्छा, तुम लोग जल्दी जल्दी सब कुछ समेट कर मर्दों को नाश्ता दे दो। रात भी किसी ने कुछ नहीं खाया। अभी लोगों का फिर से तांता बंद जाना है। मैं जरा आमना को खुद देख लूं। तुम लोग किसी से इस बारे में कोई बात मत करना। वो दोनों बेटियों को हदायत देती हुई शदीद परेशानी के आलम में निकली। मगर मोमना घर में होती तो उनको मिलती। घर में कमरे ही कितने थे? एक इन मियाँ बीवी के तसर्रुफ में था और दूसरा छोटा कमरा अजमल के जेरे इस्तेमाल था और सबसे आखिरी कमरा लड़कियों के लिए मखसूस था। अम्मा जहां का कमरा घर की दूसरी जानिब था, जो कई साल पहले कमरे पर मुश्तमिल एक छोटा सा पोर्शन ताया ने उनको तामीर करा दिया था, जिसमें छोटा सा एक किचन भी था। अटैच्ड बाथ के साथ वो कमरा एक खुले से हॉल में बनवाया गया था, जहां पर अम्मा जी आने वाली औरतों से मिलती, उनके मसले मसाइल के लिए वज़ाइफ बताती। हफ्ते में एक बार दर्स का एहतमाम भी होता और ये सारे इंतजामी काम अनायत भी संभालती थी। सोच सोच कर ताई सुल्ताना का दिमाग फटने को था कि आखिर को मोमना गई तो कहाँ गई। उसकी तो मुंतहा के अलावा किसी से दोस्ती ही ना थी और वो हद दर्जा फर्मा बरदार, समझदार और किसी हद तक बुज़दिल लड़की थी। या मेरे मालिक, हम बहुत कमजोर हैं, तेरी किसी आजमाइश के काबिल नहीं है। हम पर अपना करम फरमा दे। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की और एक चक्कर चचा के कमरे में लगाया, जहां अफसुर्दा से ताया और अजमल नाश्ता जहर मार कर रहे थे। ताई सुल्ताना से मोमना की गुमशुदगी की खबर उनको सुनाई ना जा सकी। मोमना की तबीयत कैसी है अब? ताया के पूछने पर वो घबराई। ठीक है, बेहतर है अब, उन्होंने हकला कर जवाब दिया। ताया जान घर के इंतजाम से लेकर बेटियों की तरबियत तक के सारे मराहिल अम्मा जहां को सौंप कर हर किस्म की फिक्रात से आज़ाद थे। उनका जितना वक्त कारोबार में गुजरता सो गुजरता। उसके बाद नमाज के लिए मस्जिद जाते या फिर अपने कमरे में बंद इस्लामी कुतब के मुतालिया में वक्त गुजार देते। बच्चों से ताल्लुक एक वाजिबी सा था, जिसमें वो शाम को उनको खाना आकर देती और उनको ठीक हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं कहना ही मोमना के लिए काफी होता था। नहीं ताया अब्बा, कुछ नहीं चाहिए, कहकर वो वापस लौट आई। ताई सुल्ताना उल्टे कदमों वहां से निकल आई। अम्मा जान अपने पूरे खानदान के साथ अम्मा जहां के घर पहुंची। मोमना के पास युशरा और आयत को छोड़ आई थी। मर्द भी सारे ही आए थे और मर्दाने में थे। अम्मा जान ने अम्मा जहां की गैर मौजूदगी की वजह दरियाफ्त की, क्योंकि वो जल्द अज जल्द उनको मोमना के बारे में बताना चाहती थी। मगर पता चला कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी और दवाओं के जेरे असर सो रही हैं। फजर, सब ठीक तो है ना? मोमना नजर नहीं आ रही। फजर ने जैसे ही सपारा पढ़कर अपनी जगह पर रखा और अम्मा जान के बराबर आकर बैठी, उन्होंने सरगोशी की। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तेज बुखार भी था, शायद सोई हुई है। अम्मा जहां का भी बीपी रात से बहुत हाई है, उसने अफसुर्दगी से कहा। अम्मा जान करके रह गई। अभी ना तो फजर को मोमना की गुमशुदगी का पता था, ना उनकी बहन को। उन्होंने ताराना नजर सारे घर में दोहराई। फिर वो औरतों के दरमियान अफसुर्दा बैठी ताई सुल्ताना की बेचैनी भांप गई। अफसुर्दगी के अलावा उनके चेहरे पर शदीद परेशानी का तासुर था और जरा सा गौर करने पर उनको आमना और वरिशा का बार बार अंदर जाना और फिर आपस में खुसर फुसर करना भी नजर आ गया था। तो सुल्ताना को बता देना चाहिए। उन्होंने पुरसोच अंदाज में ताई सुल्ताना के चेहरे पर निगाह की और दिल ही दिल में एक हतमी फैसला करके मुत्तमिन हो गई।
मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने खनकार कर युशरा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अभी उसने युशरा को किचन में जाते देखकर उसे ख्याल आया था कि बड़े आज ही तो उसके नाम के साथ जोड़कर उसके सारे जुमला हकूक उससे मुंसलिक कर गए थे। वो अभी अम्मा जहां के घर से वापस आया था कि उसे एक जरूरी फाइल ऑफिस पहुंचानी थी। बाकी लोग अभी वहीं थे। हल्की सी दस्तक देकर वो कमरे में चला आया। मोमना तकियों के सहारे नीम दराज ने ढाल सी लेटी थी। उसे देखकर दुपट्टा ठीक करती हुई उठ बैठी। अयान ने कुर्सी घसीट कर बेड के करीब रखी और उस पर विराजमान हो गया। कैसी तबीयत है अब? बेहतर है, जवाब देते हुए उसकी आवाज घबराई। नजरें झुकाए झुकाए वो धीमी आवाज में बोली, मुझे आपसे बात करनी है। बात तो मुझे भी तुमसे करना थी, लेकिन पहले तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ, वो नरमी से बोला। मैं बहुत डर गई थी मुंतहा की मौत से। मुंतहा के नाम पे उसकी आवाज भर आई और गला रंध गया। ये तो तय था कि मुझे अब वहां कभी नहीं जाना। वो खुद पर काबू पाकर बोली, जबकि वो खामोशी से उसे सुन रहा था। मेरा वहद रिश्ता, जिसमें हर रिश्ता छुपा था, अपनी मौत के साथ ही ले गया सब कुछ। इस मुंतहा के साथ मेरे सारे रिश्ते मर गए, दोस्त का, माँ का, बहन का। मुझे लगा मैं वहीं तो अपने साथ कुछ गलत कर बैठूंगी और मैं हराम मौत मरना नहीं चाहती थी। इसलिए बगैर किसी मंजिल का सोचे समझे वहां से निकल आई। फिर आपके घर की गाड़ियां बाहर नजर आई तो ना जाने क्या सोचकर मैंने गाड़ी को देखा। उसका डोर लॉक नहीं था। छोटी दादी का शफीक चेहरा जहन में आते ही मैं उसमें बैठ गई और जब आप और युशरा गाड़ी में बैठे तो मैं नीचे बैठ गई थी। फिर छोटी दादी ने मुझे मायूस नहीं किया। वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मैंने तवक्का की थी, मगर वो ऐसा करेंगी मैंने कभी सोचा ना चाहा था। मैं यूं किसी के सर पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं होना चाहती थी। आपने घर वालों ने क्या सोचा होगा मेरे बारे में कि मैं ऐसी लड़की हूँ? यकीन करें, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। वो रो दी। खातून, अपने ये सारे मफरूजे और ख्यालात अपने पास रखिए और ये रोना धोना छोड़कर 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इसमें आपका भी भला होगा और मेरा भी। वो घबरा कर बोला तो मोमना ने अपना चेहरा साफ किया। तुम किसी के सर पर मुसल्लत नहीं की गई हो। हमारा एक होना अज़ल से तय था। ये बात तो मैं पूरे ईमान से कहता हूँ। हाँ, हालाते वाक़यात जिन्होंने हमें एक रिश्ते में बांधा वो थोड़े मुख्तलिफ जरूर हैं और मैं तो अल्लाह की इस मेहरबानी का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मेरे दिल में छुपी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, जिसे शजर ना जाने कब और कैसे भांप गई थी कि मालिक ऐसे पूरा करेगा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अम्मा जी ने ऐसे ही ये रिश्ता नहीं जोड़ा। उनको शजर मेरी तुमसे शादी की ख्वाहिश के मुतल्लक बता चुकी थी। मैं अगर कोशिश भी करता तो इसमें हो सकता है कई लोग मुखालिफ होते, कई तलख रवैयों का सामना करना पड़ता। फिर जैसे हालात इन 2 घरों के हमेशा रहे हैं, कामयाबी के चांसेस बहुत कम थे और यही चीज मुझे हमेशा घर में बात करने से रोक देती थी। सोचता था कि जैसे ही अब्दुल हनान और युशरा का मामला हल होगा मैं फौरन अपनी बात करूंगा, मगर मेरे मालिक ने मेरे दिल की ख्वाहिश ऐसे पूरी की कि मुझे तो हैरान होने का मौका ही ना मिल सका। इसलिए अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो और खुद को मत थकाओ। तुम मुझ पर या इस घर पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई हो, बल्कि ये सोचकर खुश रहो कि तुम किसी की अच्छे वक्त में मांगी जाने वाली दुआ हो, जो मालिक ने मेरे किसी अच्छे काम के सिले में पूरी करके मुझे शुक्रगुजार होने का मौका दिया है। उसने रसान से कहने पर मोमना ने बेयकीनी से उसको देखा। जहन ने मुंतहा से हटकर कुछ सोचा तो मौजूदा सूरत हाल और अपना इस रिश्ता सोचते ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा और हाथ पसीने से तर हो गए। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? नहीं यकीन आता तो मेरी तरफ देखो और मेरी आंखों में देखो। एक लम्हे में ही अपनी हैसियत और मुकाम वहां देख लोगी। वो बेहद मोहब्बत से गोया हुआ। अब तुम मेरी हो मोमना। पहले मेरी मोहब्बत थी, अब मेरी जिम्मेदारी भी हो। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी, तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है। मैं वादा नहीं करता कबल अज वक्त किसी भी बात का, लेकिन यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहाँ अब तुम मेरे हवाले से हो और कोई तुम्हें कभी भी ना तो अनचाहा समझेगा ना एहसास दिलाएगा। अरे तुम कब आए और चोरी चोरी क्या पटियां पढ़ा रहे हो हमारी मासूम बच्ची को? युशरा चाय लेकर आई तो दोनों को एक साथ देखकर खिलखिला बोली।
वो दोनों ही एक ट्रांस से बाहर आए। बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ और ये आपकी मासूम बच्ची नहीं है, सिर्फ मुझसे भी एक मजबूत रिश्ता जुड़ गया है इनका, इसलिए मुझे मत डराएं आप। अरे वाह, क्या बात है भाई मोमना, तुम्हारे हमारे अयान को बोलना सिखा दिया तुमने, वरना ये तो बहुत कम गो और मशहूर था। और दूल्हे मियाँ, मत भूलिए कि अभी रुखसती नहीं हुई आपकी, इसलिए चलते फिरते नजर आइए। युशरा ने मोमना के चेहरे पर जरा सा सुकून देखा और बात को हल्का फुल्का रंग दिया, वरना कल से अब तक वो इतनी रोई थी कि उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। युशरा भी उसकी वजह से घर रुक गई थी। ठीक है मादम, जैसे आपका हुक्म। अयान उठते हुए कॉर्निश बजा लाया। मकसद सिर्फ मोमना को इस जहनी तनाव से निकालना था जिसमें वो कल से थी। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए अकेले में बुलाकर बात करना मुनासिब समझा। जी फरमाइए, ताई सुल्ताना ने हैरत से कहा। अब ताजियत के लिए आने वाले लोगों का रश कदरे कम था, सिर्फ चंद खवातीन ही बची थी। जब अम्मा जी बैठे बैठे थक गई तो फजर को किसी कमरे में ले जाने को कहा ताकि थोड़ी देर आराम कर लें। फिर कुछ सोचकर फजर को ही पैगाम दिया था कि वो ताई सुल्ताना को उनके पास भेज दें। मोमना नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो बगौर सुल्ताना का चेहरा देख रही थी जो उनके सवाल पर एकदम सफेद पड़ गया था। सुल्ताना, जिनको सुबह से ही किसी सामिया और हमदर्द की तलाश थी, ने कुछ लम्हे सोचा, फिर अम्मा जान का अम्मा जहां से रिश्ता, उनकी समझदारी, मामला फहमी और हमदर्द तबीयत के बारे में सोचकर उनको सब कुछ बता दिया कि रात तो सब गम और थकन से इस कदर निढाल थे कि कहीं ना कहीं पड़कर सो गए थे। सुबह पता चला कि मोमना घर पर नहीं थी। अब अल्लाह जाने वो जानबूझकर कहीं चली गई या बुखार की हालत में गम भी इस कदर शदीद था कि उसे पता ही नहीं चला और वो मदहोशी में ही कहीं चल दी। ज्यादा कवी इम्कान यही था और वो सोच सोच कर परेशान थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ सोच समझ कर सकती, और अब वो कहाँ होगी ये सब वो अम्मा जहां को नहीं बता सकती थी। उनको अपना बीपी मुसलसल हाई था और ताया अब्बा को बताना भी किसी कयामत से कम नहीं था, इसलिए अम्मा जान को बताकर अब वो रोने लगी थी। मोमना हमारे यहाँ है सुल्ताना, मैं उसे कल लेकर गई थी। वाकई? उसकी जहनी हालत नहायत मखदोश थी। वो इसी हालत में हमारी गाड़ी में आकर बैठी, फिर मैंने उसे साथ ले जाना मुनासिब समझा और मैं माजरत ख्वाह हूँ कि तुम्हें बताना भूल गई और तुम लोगों को जहनी अजियत का सामना करना पड़ा। सुल्ताना ताई ने बे इख्तियार एक तवील सांस ली। शुक्र है मेरे मालिक, बेशक तो इज्जत रखने वाला है और पर्दा कायम रखने वाला है। उन्होंने अपने आंसू साफ किए। वो अभी ठीक नहीं है, बहुत असर लिया है उसने मुंतहा की मौत का। मैं अभी कुछ दिन उसे अपने पास रखूंगी, तुम घर में सबको बता देना। जी ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें, बस अम्मा जहां को आप खुद बता दीजिएगा, सुल्ताना ने अदब से कहा। अम्मा जान कहकर रह गई। वो पहली फुर्सत में बहन को इस निकाह की बाबत बता देने वाली थी, मगर इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, और कातिबे तकदीर उसके लिए कुछ और सोचे हुए होता है। अम्मा जहां ने जो कुछ भी किया था उसके बाद अम्मा जान उनसे बेहद कबीदा खातिर थी, मगर अपनी बहन जैसी जालिम और खुद गर्ज नहीं थी। सो उनको लेटा हुआ देखकर ही उनके कमरे से वापस लौट आई थी। मगर मोमना की गुमशुदगी का मम्मा हल करना जरूरी था कि उससे उसके किरदार पर कई दाग लग सकते थे। मुंतहा की मौत को आज 5वां रोज था। अम्मा जहां की हालत भी बहुत बेहतर थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उनके पास मुंतहा की होने वाली सास का फोन आया था। उनकी ख्वाहिश थी कि अम्मा जहां के खानदान में रिश्ता करना उनके लिए अजाज की बात थी। अब अगर मुंतहा नहीं रही थी तो वो उसकी जगह किसी और लड़की की ख्वाहिशमंद थी। असल मकसद तो उनका इस नेक घराने से रिश्ता जोड़ना था। अम्मा जहां ने उनसे सोचने का वक्त मांगा था और उनको उम्मीद की डोर थमाई थी। उन्होंने सुल्ताना ताई को अनायत बी के हाथ बुलवाया और सारी बात उनके सामने रख दी थी। जैसे आप मुनासिब समझें। अम्मा, इस घर के फैसलों का इख्तियार हमने अपनी पूरी खुशी से आपको दे रखा है। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। सुल्ताना ताई की ताबेदारी आज भी उनके लिए वैसी ही अकीदतमंद थी। हम चाह रहे हैं कि मोमना का निकाह अजमल से कर दिया जाए। आमना या वरिशा, जिसका तुम चाहो यहाँ पर कर देते हैं कि ऐसे रिश्ते बार बार किसी दहलीज की चौखट पर पलट कर नहीं आते।
बहुत शरीफ और वफादार घराना है जिन्हें और कई लड़कियां मिल जाएंगी, मगर हमें एक ही रिश्ते में शायद वो सब कुछ ना मिल सके जिसका हम तकाजा करते हैं। जी अम्मा जान, जैसे आप मुनासिब समझें। आमना भरी है तो मेरा ख्याल है पहले इसका सोच लेते हैं। ठीक है, तुम आमना को बता दो, फिर हम अगले महीने की तारीख निकाह के लिए तय कर लेते हैं। तब तक मुंतहा को भी कुछ दिन गुजर गए होंगे। वैसे भी नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। दोनों निकाह हम एक ही तारीख को करना चाहते हैं। सुल्ताना इस बात में सर हिला कर रह गई। अम्मा जहां को मोमना की जुर्रत और अम्मा जान का इस कदर इस्तेहकाक पसंद नहीं आया था, मगर न जाने क्या सोचकर चुप रह गई थी। मगर उनका ज्यादा देर चुप रहने का इरादा नहीं था। क्या कहने आपके भी अम्मा? जो अम्मा जहां ने कहा उस पर हाँ कहकर आ गई, कुछ भी सोचे समझे बगैर। अम्मा जहां भी इंसान हैं, वो भी गलत कर सकती हैं, गलत कह सकती हैं। अजमल भाई पहले ही इस घर की लड़कियों से शादी के लिए इनकार कर चुके हैं। वो फजर से शादी करना चाहते हैं और मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरी तालीम अधूरी है और ये रिश्ता दुनिया का आखिरी रिश्ता तो नहीं है कि एक मर गई तो दूसरी को जबरदस्ती वहां ब्याह देंगे। मेरा दिल ही नहीं मानता इस जगह शादी के लिए जहां मेरी बहन के लिए ख्वाब देखे गए हों, अरमान सजाए गए हों, और अब उसके मर जाने पर उसमें उसकी सेज सजा कर बैठ जाऊं। इस मालिक पर तो तवक्कल रखना सीखिए जिसने पैदा किया है, जो रिस्क दे रहा है, और अगर किस्मत में हुआ तो अपने हिस्से का घर भी देगा। खुदारा इस तरह अपनी बेटियों को ना तो दूसरों की नजर में अर्जा करें और ना ही उन्हें उनकी खुद की नजरों में गिराएं। आमना तो पहले ही सुल्ताना ताई का फरमान सुनकर हैरान रह गई थी, मगर जब बोलने पर आई तो दिल में आया, बोलती चली गई और फिर दिल की भड़ास निकाल कर अपने कमरे में चली गई थी। देखो जरा इस लड़की को, क्या बुरा है अगर हम ऐसा सोच भी रहे हैं? कहीं ना कहीं तो तुम लोगों को बयाना है। अब अगर हमें खुशकिस्मती से अच्छे लोग मिल गए हैं जो अपनी मर्जी और चाह से हमारे घर से जुड़ना चाह रहे हैं तो क्या गलत है? और मुझे तो इस गुस्से और एतराज की वजह भी नजर नहीं आ रही। हाँ, मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई या एतराज का पहलू नजर आता तो मैं भी एतराज करती और फौरन अम्मा जहां को मना कर देती। बहरहाल एक माँ अपने बच्चों का बुरा कभी भी नहीं चाह सकती। समझा देना इसको कि पहले ही बहुत सी मुश्किलात में घिरा है हमारा खानदान, हमारी परेशानियों को मजीद मत बढ़ाओ। वो बहुत सख्त लहजे में बोल रही थी। वरीशा आगे बढ़कर उनके पास बैठी। अच्छा अम्मा, आप परेशान मत हों। आपने इस तरह अचानक बताया है तो उसे शौक लगा है, इसलिए वो उल्टा सीधा बोल गई है। मैं समझाऊंगी उसे। समझा ही दो, ज्यादा बेहतर है। और देखो अजमल है तो उसे मेरे पास भेजो। वो इसी बिगड़े मजाज के साथ बोली। वरीशा जी कहकर बाहर निकल गई थी। तुम्हें हम सबसे भी ज्यादा सदमा था इसकी मौत का कि पराए घर जाकर बैठ गई हो ना। माना कि वो हमारी बहन का घर है, मगर तुम्हें हमारी तरबियत और अदबो अदब सब भूल गए जो हम समझे कि अपने बच्चों को हम घोल कर पिला चुके हैं। एक घंटा, एक दिन नहीं, कई दिन भरों की इजाजत के बगैर ऐसे घर जाकर रहना जहाँ के तमाम मर्द ही तुम्हारे लिए ना महरम हैं। अम्मा जहां की आवाज मोबाइल में से क्या सुनी कि उसके हाथ में फोन लर्ज का रह गया। वो खुद कांपने लगी। अम्मा जहां की कॉल आई थी। अम्मा जान के सेल पर नरूठे लहजे में सलाम के बाद फौरी मोमना से बात कराने को कहा था। वो जो इस घर से बड़े दावे करके निकली थी। अम्मा जहां की आवाज ने ही उस पर इतना रौब डाला कि उसका चेहरा जर्द पड़ गया। दूर होकर भी वो आज भी उनके जेरे असर थी। आज भी उनसे ऐसे ही डरती थी जैसे उस घर में रहते हुए। छोटी दादी से बात करें। उसने उनकी बात का जवाब दिए बगैर हकला कर सेल अम्मा जी को पकड़ा दिया। दूसरी तरफ अम्मा जहां मोमना की इस गुस्ताखी पर बल खा कर रह गई। दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है, गम में ऐसे छुप के बैठे रहने के कायल नहीं है हम, वरना जो गम गुसार होते हैं वो तो मरते दम तक हमारे साथ ही रहते हैं। उनकी बात पर अम्मा क्या कहती, सिर्फ हंकारा भर कर रह गई। वो उनकी इस लंबी तमहीद का मकसद जानना चाह रही थी। वक्त अपने आप में बहुत बड़ा मरहम है, हर दुख और गम पर तसल्ली और गफलत का फाया रख देता है। दुख बहुत शदीद था, संभलने में वक्त लगेगा, मगर संभल ही जाएंगे। अब कोई कब तक किसी के घर रह सकता है? आप मोमना को भिजवाने की तैयारी करें, हम किसी को भेजते हैं उसे लेने के लिए। हमने अजमल और मोमना के निकाह का फैसला किया है, वो भी बहुत जल्द। उम्मीद है नई जिंदगी का सफर उसको जल्द ही सब कुछ भुला देगा, उन्होंने इत्मीनान से कहा।
मगर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अम्मा जी के मुंह से बेसाख्ता निकला। क्यों? इसमें आपको कौन सी कुबाहत नजर आ रही है जब रिश्ता घर में ही मौजूद है? उनका लहजा एक बार फिर सख्त हुआ। नहीं, कुबाहत तो कोई नहीं है, मगर मोमना की ज़हनी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो इस वक्त इस नई जिम्मेदारी को कबूल कर सके। फिर वक्त की नज़ाकत भी तो देखिए। अम्मा जी फौरन बोली, हमारे ख्याल में यही वक्त मुनासिब है जो हमारे घर आने से गम की फिजा को बदलने में मदद देगा। और कुछ नहीं हुआ उसकी ज़हनी हालत को, आप उसे हमारे पास भिजवाने की तैयारी करें, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। अम्मा जहां का लहजा ताहुक्माना हुआ। पहले मेरी बात सुन लें आपा, उसके बाद बाकी की बात होगी। अम्मा जी भी कमर कसकर मैदान में आ गई। अम्मा जहां को बहन का अंदाज थोड़ा खुला कि वो ना तो अपनी बात के जवाब में ना सुनने की आदी थी, ना ही एतराज। पहले तो मेरा इरादा आपसे ये बात कुछ दिन बाद करने का था, मगर अब जब आप हथेली पर सरसों जमाने को तैयार बैठी हैं, तो मुझे लगता है कि अब मेरे पास बताए बगैर कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। क्या बात है? उनके अंदाज से अगरचे दिल में खतरे की घंटी बजी थी, मगर फिर भी मुख्तसर पूछा। जो कुछ आपने मुंतहा के साथ किया, उसे जुबान पर लाते हुए जुबान कांपती है और दिल लरजता है, मगर आपने जाने कैसे कार गुजरी। अम्मा जहां की बात सुनकर अम्मा जहां के चेहरे पर जलजले के तासुरात नुमाया हुए। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या मतलब है इस बात का? उनकी आवाज बुलंद हुई। मैं कुछ कहना या जताना नहीं चाह रही आपा कि अल्लाह सब देख रहा है और वही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुंतहा मरने से पहले मोमना को सब बता कर गई थी। जो जानकर इस बच्ची की हालत गैर हुई तो आज तक संभलने का नाम नहीं ले रही। आज भी वो सोते में डर जाती है और चीखें मारकर घर सर पर उठा लेती है। वो घर से मुंतहा की मौत वाले दिन ही कभी वापस आपके पास ना आने का इरादा बांध कर निकली थी। वो तो हमारे घर की गाड़ी नजर आ गई तो उसमें बैठ गई। मुख्तसर ये कि मोमना कभी भी आपके पास आपके घर आने को तैयार नहीं थी और मैंने ऐसे उसे घर में रखना मुनासिब नहीं समझ रही थी। घर वालों की मर्जी और मोमना की मर्जी जानकर मैंने आयान के साथ उसका निकाह कर दिया है। मैं अगर आयान की दादी हूँ तो मोमना की भी हूँ। मोहत की शादी के साथ ही हमारा मोमना की रुखसती का इरादा भी है। मैं उससे बात करती हूँ, अगर वो अब भी आपके पास आने पर आमादा है, मैं उसे रुखसती तक आपके यहाँ अपनी अमानत समझकर भेज देती हूँ। लेकिन अगर वो राजी नहीं है तो मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। अब वो हमारी बहू है। सूरत हाल की नज़ाकत को समझकर अगर मामला फहमी से काम लेंगी तो मोमना अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर सही नजर आएंगे। बाकी आप बेहतर समझती हैं। फोन रखती हूँ, फिर बात होगी। रसान से उन्होंने बात मुकम्मल की और सेल बेड पर रखकर तवील सांस ली। सहमी हुई मोमना की रुकी हुई सांस बहाल हुई। मुझे बहुत डर लग रहा है छोटी दादी, अब वो मेरे साथ न जाने क्या सलूक करें। उनके हाथ थाम कर वो डरते हुए बोली, कुछ नहीं होगा। उस जात पाक पर भरोसा रखो जो किसी को भी उसके जब्त से ज्यादा नहीं आजमाता। वो उसे दिलासा देते हुए बोली, मगर उनके माथे की शिकने बता रही थी कि वो किसी गहरी सोच में है। अम्मा जहां की सांस धूंकने की मानित चल रही थी। तो तुमने अपनी पोती का बदला ऐसे लिया कि हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेला? नहीं मरियम, नहीं। जिंदगी के हर मुकाम पर शिकस्त हमारा मुकद्दर हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम अगर अपनी इज्जत और असूलों की रूगर्दानी करने पर अपनी पोती की जान ले सकते हैं तो खुद से इंतकाम लेने वालों को भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दिल ही दिल में अज़म किया। परेशानियां और मसाइल थे, पै दर पै उनको थका देने के लिए धरिपे थे। सुबह ही तो ताया जान ने उनको बताया था कि अदालत की तरफ से युशरा ने खुला का नोटिस भेजा है। अभी वो इस मसले पर सोच ही रही थी कि ये नई उफ्ताद आन पड़ी थी और वो नहीं जानती थी कि खुदाई फैसलों में टांग अड़ाने वाले लोग कभी भी आसूदा नहीं रहते। एक के बाद एक गलत फैसला उनको और उनके बच्चों को किस कदर मुश्किलात का शिकार करने वाला था, वो ये सोचे बगैर सिर्फ वो कराह रही थी जो उनकी अना को सर बुलंद रख सके। शाम को उन्होंने ताया जान और अजमल को खुला के केस के मुतालिक बातचीत करने के लिए बुलाया और ताया जान के जाने के बाद अजमल को कमरे में ही रोक लिया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे फैसले के मुतालिक बता ही दिया होगा। तुम्हारी तो चलो घर की बात है,
थोड़े दिन बाद सोच लेंगे। मगर आमना को इन्हीं 15 दिनों के अंदर हमने रुखसत करने का फैसला किया है। जी, अम्मा ने बताया था मुझे, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आपको आखिर जल्दी किस बात की है। एक परेशानी को हल किए बगैर हम कैसे दूसरे मसाइल अपने लिए पैदा कर सकते हैं। पहले युशरा वाला मामला सुलझाने दें, फिर ये शादियों का सिलसिला भी देख लेंगे। तब तक मुंतहा को भी कुछ दिन गुजर जाएंगे। उसका लहजा मुद्दबाना लेकिन दो टोक था। अदालती फैसले दिनों में नहीं, सालों में खत्म होते हैं। बाज दफा कई कई साल भी बीत जाते हैं। तो क्या इन फजूल कामों के लिए शरी अहकाम को रोक कर रखूं? मैंने इन लोगों को कह दिया है, चांद की 14 को कुछ लोगों के हमरा बारात लेकर आए और आमना को रुखसत कराकर ले जाएं। आप समझ क्यों नहीं रही कि जल्दबाजी में काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं। अब्दुल हनान की गैर मौजूदगी में युशरा का केस मजबूत है। अगर उसका सुराग ना मिला तो 2 से 3 पेशियों में ही अदालत उसके हक में फैसला दे देगी। और आमना के लिए मैं नहीं समझता कि अभी इस तरह का फैसला मुनासिब है। इतने बड़े सदमे से संभलने और निकलने के लिए हमें वक्त चाहिए, और लड़कियां तो वैसे ही नाजुक असाब और एहसासात की मालिक होती हैं। मोमना का हाल देख लिया आपने कि अभी तक हालत नहीं संभल पाई। वो तो छोटी दादी के घर वाले हमारे मसाइल समझते हैं। आमना अगर इस फैसले को दिल से कबूल ना कर सकी तो ससुराल में उसके लिए मसला बन सकता है। मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं हूँ। आपने वही रिश्ता करना है जो जरूर करें, मगर कुछ अरसा सब्र कर लें और उनको भी कह दें। अगर वो वाकई समझदार लोग हैं तो हमारी बात मानने में मोतरज नहीं होंगे। तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हमारे फैसलों की दूर अंदेशी को परख सको। बहन को रुखसत करने की तैयारी करो जाकर। वो बात को समेटते हुए बोली कि जहन इस कदर मुंतशिर था कि कुछ और बोलना और सोचना नहीं चाह रही थी। अजमल के माथे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन मगर इस समेत इस घर के किसी फर्द को अम्मा जहां के सामने बोलने की इजाजत नहीं थी। हम किसी ऐसे रिश्ते को नहीं मानते जो जबरदस्ती की बुनियाद पर हालात को मजबूरी बनाकर किया गया हो। जैसे चोरी छुपे ये रिश्ता बनाया है, ऐसे ही खत्म कर दीजिए, वरना अदालत तक जाने का रास्ता और तरीके बच्चे भी जानते हैं। और तुम पर तो एक और केस भी बनेगा, मेरी पोती को हबस बेजा में रखने का। अम्मा जी तो बहन की बात सुनकर हैरान रह गई। आपा, युशरा का मसला बिल्कुल अलग है। उसके वालिदैन सारी जिंदगी तो अपनी बच्ची को किसी ऐसे फर्द के इंतजार में नहीं बिठा सकते जिसके ना जिंदा होने की खबर है, ना गुमशुदगी की कोई इतला। जहां तक बात है मोमना की, तो वो बच्ची अपनी मर्जी से हमारे पास आई थी, और जो कुछ भी उसने देखा और सहा उसके बाद वो आपके घर जाने पर राजी नहीं है। ये रिश्ता किसी जबरदस्ती या मजबूरी की बिना पर नहीं हुआ। लड़का लड़की समेत हमारे खानदान का हर फर्द राजी और खुश है। इसके बावजूद भी आप अदालत जाना चाहती हैं तो जरूर जाएं। वहां जब बच्ची को बुलाकर उसकी मर्जी और घर से निकलने की वजह पूछी जाएगी तो सोच लीजिए कि मुझसे इंतकाम और जिद की आड़ में आप जो मुझे नीचा दिखाना चाह रही हैं, जैसा कि हमेशा कोशिश करती आई हैं, तो कहीं अच्छाई का वो नकाब आपके चेहरे से ना उतर जाए जिसे चढ़ाए एक अरसे से आप लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। और दर हकीकत तो अपनी नाम नहाद जिद और अना को परवान चढ़ाकर आप इंतकाम मुझसे नहीं, खुद से ले रही हैं, जिसकी जद में पहले सिर्फ मैं थी और अब आपके अपने और प्यारे भी आ रहे हैं। पहले अब्दुल हनान, फिर मुंतहा और अब मोमना। मेरी बात गौर कीजिएगा, और मोमना इस घर की बहू है। इस पर कोई आंच भी आए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मा जी ने भी उन्हीं के लहजे में और अंदाज में बात खत्म करके फोन बंद कर दिया। हेलो अम्मा, जहां बात कर रही हैं। बहुत दिन से आपका नंबर ट्राई कर रहा था, जो कि बंद जा रहा था। मैं हसन बात कर रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात करना है। अब्दुल हनान के हवाले से। हसन की बात पर अम्मा जहां और अब्दुल हनान को दोबारा मिलने और आने की उम्मीद छोड़े बैठी थी। यूं लगा जैसे उनके दिल की धड़कन रुक सी गई हो। क्या? कहाँ है अब्दुल हनान? कैसा है मेरा बच्चा? वो बेकरार होकर बोली। जी, आपसे मिलकर ही कुछ बता सकता हूँ। बस यूं समझिए कि उसे इस वक्त आपकी दुआ की जरूरत है। उसकी संजीदा और रंजीदा आवाज पर अम्मा जहां का दिल एकदम सुकर कर फैला। हाँ हाँ, जरूर आओ। हमें इतना बता दो कि हमारा बच्चा ठीक तो है ना? अम्मा जहां की बेताबी और बेकरारी हद से सवा थी। नहीं, वो ठीक नहीं है। उसका दुबई में शदीद एक्सीडेंट हुआ था। दिमाग पर चोट आ जाने के बायस वो कोमा में चला गया है। मैं उसे यहाँ शिफ्ट कराने की कोशिश में हूँ, मगर इससे पहले मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। और इससे ज्यादा सुनने की ताब अम्मा जहां के अंदर नहीं थी। उनके हाथ से मोबाइल फिसल कर नीचे गिर गया था।
हमें परेशान मत करो आमना। तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता उसके मुकाबले का या उससे बढ़कर होता तो मैं खुद अम्मा जहां से बात करती, मगर ऐसा नहीं है। अब तो बात घर के मर्दों तक पहुंच गई है, वो लोग भी हाँ कर चुके हैं। रुखसती का दिन तक तय हो गया है। मैं कह रही हूँ अम्मा जहां से मिन्नत करके इजाजत ली है, चल कर एक आध सेट ही अपने लिए पसंद कर लो। बाकी की तैयारी मुकम्मल है। और तुम कह रही हो कि तुम्हें से शादी से इनकार है। ऐसा करो, फिर अपनी माँ को अपने हाथों से जहर दे दो, ताकि तुम्हारे अब्बा और दादी के सामने तुम्हारे इनकार से उठाने वाली जिल्लत और शर्मिंदगी से तो बच सकूंगी। उसके मुसलसल इनकार पर ताई सुल्ताना ने कहा तो नरूठी लेटी हुई आमना झटके से उठ बैठी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान। मुझे पता है कि जल्द या बदेर ऐसा होना ही है और ये रिश्ता यकीनन बहुत अच्छा और मुनासिब होगा, मगर मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं बहुत कोशिश की है खुद को आमादा करने की, मगर जैसे ही मैं सोचती हूँ इस हवाले से सांस जैसे सीने में अटक जाती है, दम घुटने लगता है। कहीं मैं भी मुंतहा की तरह। ताई सुल्ताना ने उसके लबों पर अपना हाथ रखकर उसको बात मुकम्मल करने से रोक दिया और उनका दिल दहल कर रह गया था। अच्छा सोचो आमना, हर बच्ची की जिंदगी में ये मरहला आता है और कमोबेश हर लड़की के इस वक्त यही एहसास होते हैं। बस तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा इसलिए हो रहा है, अभी अभी एक हादसे गुजरी हो इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम बहुत खुश रहोगी। यकीन मानो, नए घर में तुम्हारे हिस्से की कई खुशियाँ तुम्हारी मुंतजिर हैं। उसे समझाते हुए बोली। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं जितना भी खुद को समझाने के लिए आगे बढ़ती हूँ, किस्मत उठाकर मुझे उतने ही कदम पीछे फेंक देती है। ताई सुल्ताना को देखते उसने बेबसी से सोचा और उसी घुटन की लपेट में एक बार फिर खुद को जकड़ता महसूस किया, जिसने मुंतहा की मौत के दिन से ही उसके वजूद में अंदर बाहर पंजे गाड़ रखे थे। अम्मा जहां स्पीड पड़ते चेहरे के साथ हसन की बात सुन रही थी और बड़ी सी चादर में चेहरा छुपाए उससे मिली थी, मगर आंखें बुरी तरह से बरस रही थी। चादर में छुपे हाथ कपकपा रहे थे। हसन ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था। अब्दुल हन्नान से किए गए वादे को तोड़कर उसने उसके एहसासात को उनके सामने बयान कर दिया था। वो शिद्दत बैठी बस सुन रही थी। ये क्या कर दिया हमने? अपने जज्बात का बदला लेने के लिए अपने लाडले के जज्बात का ही खून कर दिया। वो सोच कर रह गई। उसे यहाँ कब लेकर आ रहे हैं? हमें उसको देखना है, उससे मिलना है। वो भराई हुई आवाज में बोली। जी अम्मा जहां, आप जरूर मिलिए उससे और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से वो जल्द भी ठीक हो जाएगा। कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल है, बस उसको वहां से यहाँ के हॉस्पिटल शिफ्ट करना है और ये काम भी इसी हफ्ते में हो जाएगा। आप फिक्र ना करें। हसन उनको तसल्ली देते हुए बोला। मैंने पहले भी राब्ता किया था आपसे जब उसके साथ ये हादसा पेश आया, मगर पता चला कि आपकी जवां साल पोती का इंतकाल हो गया है। उसके बाद से फिर आपके साथ राब्ता ही ना हो सका। बहुत अफसोस हुआ इस जवां मर्द के बारे में सुनकर। वो मजीद बोला। बस बेटा, कुदरत के कामों में किसका दखल है? इस जन्नत मुकानी का वक्त पूरा हो गया था। वो तवील सांस लेकर नजरें चुरा कर बोली। हसन बच्चे, आपका बहुत शुक्रिया जो इस मुश्किल वक्त में एक भाई से बढ़कर ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अल्लाह इसका जरूर आपको अजर देगा। हम तो सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं। कैसी बातें करती हैं अम्मा जहां, वो मेरा भाई ही है और मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा। मेरा फर्ज है और मैं कभी भी ये बात नहीं भूला कि मुआशरे में आज मैं जिस बाइज्जत मुकाम पर हूँ वो अब्दुल हन्नान के ही मरहूने मिन्नत हूँ। उसने एक सरत छाप नौजवान पर एतबार करके उसकी उंगली थामी और अपने साथ साथ तब तक चलाया जब तक मैं उसके बराबर नहीं आ खड़ा हुआ। आज वो मुश्किल में है तो मैं कैसे उसके एहसानात को भूल सकता हूँ? सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। वो पूरे खलूस से बोला, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। फिर भी बेटा, इस नफसा नफसी के दौर में कोई किसी का नहीं है। रुपए पैसे की फिक्र मत करना, मुझे बस मेरे बच्चे की जिंदगी और सेहत चाहिए। उनकी आवाज भर आई। जी अम्मा जहान, मैं समझता हूँ। आप फिक्र ना करें और दुआ करें। मैं उस जैसे ही यहाँ लेकर पहुँचता हूँ आपसे राब्ता करूंगा। हाँ बच्चे, मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। जाओ, अल्लाह की अमान में रहो। उन्होंने रंधे हुए लहजे में कहकर उसको रुखसत किया। ये हमने क्या कर दिया? अपने इंतकाम और अना की जंग में अपने बच्चे को उस मुकाम तक ले आए कि वो जिंदगी से ही मुंह मोड़ने चला है।
एक बार ठीक हो जाओ अब्दुल हनान, देखना तुम्हारी अम्मा जहाँ कैसे तुम्हारी जिंदगी रोशनियों और खुशियों से भर देती है। हम जिद पर थे तो तुम्हारी छोटी दादी ने भी कम जुल्म नहीं किए हम पर। आ जाओ, हम तुम्हें बताएंगे कि युशरा का बदला कैसे लिया हमसे, कि हमारी मोमना को हमारे खिलाफ कर दिया, हमें बताए और पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया कि उसे अपने पोते की जिंदगी बना दिया। बताओ, ये मुकाबला नहीं तो और क्या है? वो दिल ही दिल में अब्दुल हनान से मुखातिब थी। अम्मा जी, आपको पता चला कि अब्दुल हनान भाई का पता चल गया है। वो दुबई में थे, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। आज या कल उनको पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा रहा है। उनकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। अभी अभी ताया जान के पास बड़े ताया की कॉल आई है। फजर ने आकर जैसे ही खबर लाउंज में नशर की, जो जहां था वहीं थम कर रह गया था। ये क्या हो रहा है छोटी दादी? एक के बाद एक आजमाइश ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। मुझे लगता है अल्लाह ताला नाराज है, उसे हमारी कोई बात या कोई अमल बुरा लग गया है। मोमना जो कि अम्मा जी के पास ही बैठी थी, कहते हुए फूट फूट कर रो दी। ना बच्चे, ऐसे इस पाक जात की रहमत से मायूस नहीं होते। उसके हर काम में हमारा ही भला छुपा होता है। बस हम नादान लोग इस बात का अदराक नहीं रखते। तस्वीर का एक रुख देखकर हम पूरी कहानी खुद ही बनाकर नतीजा भी अखज कर लेते हैं। ये भी तो देखो, अब्दुल हनान का पता चल गया है। उसकी गुमशुदगी जो कि बहुत से मसाइल को जन्म दे चुकी थी, यकीनन उनमें से बहुत सी परेशानियों का खात्मा होने वाला है। बस तुम दुआ करो। दुआ एक मोमन का सबसे ताकतवर हथियार है। अम्मा जी ने उसे थपकते हुए कहा। पास बैठी शजर फौरन बोल उठी। बस मैं ना कहती थी, वो जरूर किसी मुश्किल में होंगे। युशरा को तो फोन करके कोई बताए, बल्कि मैं खुद बताती हूँ, जोश से कहते हुए वो उठी। इसी असना में ताई सफिया अंदर दाखिल हुई। आपने सुना अम्मा जी? हाँ, मुझे फजर ने अभी अभी आकर बताया है। मैंने पहले ही कहा था कि अभी ये खुला वाला मामला ना उठाओ, कुछ दिन गुजरने दो, कोई ना कोई बेहतरी की राह निकल आएगी। अम्मा जी ने फौरन कहा। खैर अम्मा जी, ये तो ना कहिए, आप रूपोश तो वो खुद हुआ था, वो बाकायदा बता कर गया था। अब अपनी बच्ची को यूं ही तो नहीं बिठा सकते थे ना उसके इंतजार में। ताई सफिया का दिल अभी भी अब्दुल हनान की तरफ से साफ नहीं हुआ था। उसी पल ताया जान भी वहीं चले आए तो मोमना और फजर वहां से चली गई थी कि ताया जान की बारोब शख्सियत से सब ही खौफ रहते थे सवाए शजर के। उसे इस हाल में देखकर वो रो दी। उनकी शहजादों की आन बान वाला लाडला अब्दुल हनान आज दुनिया और माफिया से बेखबर उनके सामने था। अब्दुल हनान, उठो बेटे, देखो तुम्हारी अम्मा जहां तुमसे खुद मिलने आई हैं। ऐसे बेअदब तो कभी भी ना थे तुम। अपनी अम्मा के आने पर हमेशा उठकर उनका हाथ पकड़ लिया करते थे, प्यार लेते थे और फिर बड़े प्यार से अपने पास बैठाकर उनकी गोद में सर रख कर लेट जाते थे। आज क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारी आंखें तुम्हारी प्यारी खिलखिलाती सूरत को देर तक तकते रहना चाहती हैं। हमारी गोद तुम्हारे लिए बेकरार है। मेरी जान, उठ कर देखो, ये लोग तो हमें तुम्हारे पास ज्यादा देर तक ना रुकने दे रहे। उसका हाथ थामे रोती रही और ताया जान ने अजमल को इशारा किया तो उसने उन्हें कंधों से पकड़कर नरमी से वहां से हटाया। चले अम्मा जहां, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स ने 5 मिनट रुकने की इजाजत दी है। यहाँ ना तो ज्यादा लोगों का बहुत देर रुकना मुनासिब है, ना ही बातचीत। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि ये एक बार फिर हमारी आंखों के सामने है। उसकी सांसें चल रही हैं। अब तो उसकी हालत खतरे से भी बाहर है। बस जैसे ही होश में आएगा, देखिए कैसे उसकी तबीयत दुरुस्त करते हैं। हम सब मिलकर परेशान करके रख दिया सबको। बस दुआ करना है हमें। आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए वो उन्हें बाहर ले आया। ताया जान भी बाहर आ गए थे। युशरा बाहर मौजूद थी। अजमल ने आंख के इशारे से उसे अंदर जाने को कहा। आंसू पूंछती वो धड़कते दिल से अंदर दाखिल हुई। परसों उसे यहाँ शिफ्ट किया गया था। 2 दिन तो उसे आईसीयू में रखा गया था और अम्मा जी के खानदान समेत सब ने उसे शीशे के पार से ही देखा था। आज सुबह ही उसे रूम में शिफ्ट किया गया था। उसकी हालत गो के खतरे से बाहर थी, मगर वो कोमे में था और डॉक्टर्स के मुताबिक 100 में से 40% मरीज इस हालत के ऐसे होते हैं जो होश में आ जाते हैं। डॉक्टर्स का ये भी ख्याल था कि मरीज की अपनी विल पावर भी इस सिलसिले में बड़ी अहमियत की हामिल होती है। जबकि उनका ये मरीज कुछ घंटों के लिए होश में आया था तो अपनी हिम्मत तब ही हार गया था। उसके बाद वो कोमे में चला गया था। ये सूरत हाल काफी मायूस कुन थी।